अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ भी आवाज़ आ रही है। कल परसों की क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। किसी का कुछ रह गया हो, कोई किसी ने क्लास नहीं ली हो तो वो अटेंड कर लेगा। ठीक हो गया? चलो भैया स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, तो बेटा हम लोगों ने कल यहाँ तक करके छोड़ा था। और वालेकुम अस्सलाम। और बहुत तीन चार बच्चों ने, मैंने इसका कहा था कि इसको सॉल्व करेगा, और माइनस वाला पार्ट जब लोगों ने सॉल्व किया था तो इसका आंसर आ गया था अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 इसका आंसर आ गया था। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो चौथा पार्ट था ना बच्चों, उसमें हम लोगों ने ये बात कही थी कि भाई आपको जो है वो सॉल्व करना है, अल्लाह आपको करे क्या, आपको जो है वो सॉल्व करना था एंगल किसके दरमियान में, ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान दरमियान में। ठीक है। तो मैं वो वाला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ तीसरा जल्दी से। उसमें आपको ये थीटा जो है वो निकालना था। और हमें ये पता है कि हमें जब भी किसी दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालना होता है, या तो कोसाइन लगा लो या तो डॉट प्रोडक्ट लगा लो। तो डॉट प्रोडक्ट ज्यादा आसान है, तो मेरे ख्याल से वही लगा लेना चाहिए। तो अब हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, एक है ए प्लस बी और दूसरा कौन सा है जी, ए माइनस बी है। तो अगर अब मैं इन दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट ले लूं, हाँ मुझे पता है, बस मैं उनको, जो बच्चे नहीं करे, नालायकों ने नहीं करा तो उनकी नहीं करा दूं। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कॉस थीटा का। ये हमने याद ही करा था, कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला ये वाला, ए डॉट बी, वही वाला फॉर्मूला दोबारा से यूज कर रहे हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए की जगह पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी का वेक्टर, जो कि डॉट हो जाएगा ए माइनस बी के वेक्टर से। और हम जानते हैं ऊपर आते हैं वेक्टर्स और नीचे क्या आते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स आते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक हो गया? अच्छा भाई, आप लोगों ने ए माइनस बी और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड निकाल के रखेंगे, देखेंगे ए प्लस बी का है और ये ए माइनस बी का है, तो आप कल निकाल चुके थे। तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे आएगा अंडर रूट 15 और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 35। अब ऊपर का जो हिस्सा है ना, उसको आपको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए जरा सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो बेटा पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करें, तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, वेक्टर हट गया। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस ए डॉट बी। ठीक हो गया? फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, प्लस बी डॉट ए। और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। सभी ये वही वाला काम कर रहे हैं। हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी का, मैं तुम लोगों को कहा था ना कि एंगल निकालो, कल एक सवाल लिखवाया था। तो वही मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिया था, तुम लोग कुछ लोगों ने कर लिया था, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उनकी नहीं करा रहा हूँ। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान में हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ताकि उसके दरमियान का जो एंगल है वो हमें मिल जाए। क्योंकि जैसे हम लोग दो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान एंगल निकालते थे, तो याद है कॉस लिया करते थे, वो डॉट प्रोडक्ट लगा लिया करते थे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो वो ए के मैग्नीट्यूड की जगह ए प्लस बी आ गया, और बी के मैग्नीट्यूड की जगह ए माइनस बी आ गया। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि वैल्यूज तो थी नहीं मेरे पास, तो मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और जिसकी वैल्यू थी वो वैल्यू डाल दी। ठीक है। अच्छा भी अब ये देखो, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी आपस में क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 15 इंटू 35 आप मिला के लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन के डेटा में ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 15 इंटू 35। अब बेटा थीटा इधर इधर लिखोगे, इधर लिखोगे इनका कॉज इनवर्स, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे, और ये काम जो होगा वो एज इट इज हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों की नहीं जल्दी से इसको कर देता हूँ, ताकि ये पूरा काम जल्दी से निपट जाए। हाँ भाई, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, अल्लाह करे। ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था 9 - 16, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया? डिवाइड बाय अंडर रूट 15 इंटू 35। 15 इंटू 35, तो ये आंसर बन गया आएगा। उसके बाद शिफ्ट दबा के आप क्या ले लोगे, इसका 0.305 का शिफ्ट दबा के कॉज इनवर्स ले लोगे 0.305 का, और आपके पास जो एंगल है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। बल्कि नहीं, एंगल गलत आ रहा है, बल्कि नहीं सही आ रहा है। एंगल आ जाएगा 72.2 डिग्री। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं इसको जरा दोबारा सही कर दूं। 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर
7 आएगा, और इसको आपने डिवाइड कर दिया, -7 को आपने जो है वो डिवाइड कर दिया, अल्लाह को करे, √15 इंटू 35 से ये आएगा, और शिफ्ट दबा के फिर आप लोगों ने ले लेना है इसका कॉज इनवर्स। शिफ्ट दबा के लेंगे कॉज इनवर्स 0.3055, 0.3055, ये आ रहा है 72.2। या तो कुछ भंड हो रहा है मेरे ख्याल से, मेरे पास वैल्यू गलत आ रही है। लेकिन तुम लोगों को मेरे ख्याल से ना इसका कैलकुलेटर का कुछ फंक्शन आगे पीछे कर दिया है मैंने, इसके साथ आंसर बन कर रहा है। लेकिन तुम लोग सॉल्व इस तरीके से करोगे, ये एज इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मासूम, ऐसे ही किया था ना तुमने भी? मासूम ऐसे ही किया था ना बेटा? सही है। हाँ भाई, वो मेरे आंसर में कोई मसला आ रहा है, बस आप लोग अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख के उसका इनवर्स ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। और सही आंसर है वो है 107.8 डिग्री। सही आंसर है वो, जो सही आंसर है वो है 107.8 डिग्री। 2 साल 2011 और 2008 में ही सवाल आया था पेपर में, उसके बाद से नहीं आया। तो आपके साल आ जाए तो मैंने आपको करवा दिया, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा इसकी, क्योंकि इसमें ना ये जो स्टेप है ना ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन का, वो नया है, तो अक्सर लोग भूल जाएंगे उसको, तो मैंने करवा दिया। ठीक हो गया? हाँ भी, सबको समझ में आ गई बात? रिप्लाई करो जल्दी से सब, लड़कों लड़कियों, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ताकि मुझे सुकून हो जाए कि हाँ भी सब हो गया, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब जो मुझे एक टेस्ट लेना था चैप्टर 3 का, वो तो हो नहीं सका, और 2 का भी टेस्ट नहीं हो सका। तो मैंने करा क्या, वो जो टेस्ट पेपर मैंने बनाया था मैं आज क्लास के बाद इंशाल्लाह भेज दूंगा, और फिर उसको आप लोग जो है मुझे सॉल्व करके अगले फ्राइडे को उसका पीडीएफ जो है मुझे जमा कराएंगे। ठीक है भाई, क्लियर बात है? तो पेपर पे अपने हाथ से आपको सॉल्व करना है। अब हो सकता है मैं आपसे फिजिकली मंगवा लूँ, लेकिन फिर आपको या आपके अम्मी अब्बू में से किसी को आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि तुम उसको पेपर पे सॉल्व करके रखोगे और पीडीएफ से जो है जमा करा लोगे। बाकी इंशाल्लाह जमा कर लीजिएगा, फिर जब आपकी कोचिंग स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपसे पेपर जो है मंगवा लूंगा। सही है, ताकि इस तरह से काम हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें कुछ सवाल है जो मुझे आपको सॉल्व करवाना है, तो ये असाइनमेंट आप समझ लें कि एक क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट है जो हो जाएगा। वो इस वजह से नहीं हो पाएगा कि टेस्ट नहीं हो सके, लेकिन फिर भी हम उसका असाइनमेंट कर लेंगे, ताकि फिर अगले टेस्टों में उसको कंपनसेट कर लेंगे, जनवरी से जो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही है बच्चों? ठीक है, तो भाई ये हम लोगों ने मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट जो है जो हमारा था वो हमने खत्म कर लिया, और ये सारी मैंने पीवी की सारी वैल्यूज तुम लोगों को निकलवा दी। अब एक आखिरी चीज रह गई, वो करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, और उस पर काम खत्म हो जाएगा। असाइनमेंट एक को जाने दो पहले। हाँ भाई, असाइनमेंट के बारे में मैंने बता दिया, तो आपको पता है किस तरह सॉल्व करना है। पीडीएफ स्कैनर डाउनलोड कर लेना, फटाफट क्या देगा वो भेज देगा मुझे, लेकिन सबको करना है भी, कोई छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर नहीं, जब नहीं होगा तो फिर उस बच्चे की मैं एक हफ्ते की क्लास से रोक लूंगा, क्योंकि मेरे पास ही होता है तुम लोगों को ऐड वैड करना, सब ट्रैक करना, रिमूव करना। तो आराम से आपके पास एक हफ्ता है, जो मैं रात को भी नहीं मांग रहा, मैं आराम से जुम्मे को मांग रहा हूँ, जुम्मे तक मुझे वो सारे असाइनमेंट मिल जाए। तो जब तक वो असाइनमेंट नहीं आएगा, फिर आपकी जो आपकी यूट्यूब की, अपना यूट्यूब बोल रहा हूँ, फेसबुक की एक्सेस है वो रुक जाएगी, ना रिकॉर्डेड मिल पाएंगे ना क्लास ले पाओगे। ठीक है सर, कल मनाएगा 3 दिसंबर की क्लास ढूंढी थी, वो मुझे नहीं, आज मैंने सारी अपलोड कर दी है बेटे। तो असाइनमेंट आज आपको मिल जाएगा टेस्ट पेपर का, वो फिर आप सॉल्व करेंगे। मतलब वो चैप्टर 3 का और 2 का असाइनमेंट होगा। ये वो टेस्ट था जो मुझे लेना था, जो नहीं ले पाया, तो फिर इसको अपने हाथ से पेपर पे अच्छी तरीके से लिख के क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्व करके मुझे भेजोगे तुम। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ भाई, आगे चलते हैं। अब बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का एक सवाल रह गया। वालेकुम अस्सलाम, उसको अभी स्टार्ट किया है। एक सवाल रह गया, वो तुम लोगों को सवाल करवाया था। हाँ, मुझे पेपर की पिक भेजनी है। पिक क्या भेजनी है? पीडीएफ बना के भेजना भाई। तो पीडीएफ से ना आपकी भी मेमोरी कम रहेगी, और मुझे भी चेक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। पिक भेजेंगे ना तो बड़ा मसला हो जाता है। सर आपने पेपर भेज दिया, आज भेजूंगा बेटा, आज सैटरडे है ना, आज भेजेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, अब सवाल ये है, फाइंड, और आखिरी सवाल है, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये बुक में सवाल नहीं है, पास पेपर में आया था एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी when two vectors a is equals to 2i minus
pj minus 3k and b is equals to 2pi minus j plus 3k are perpendicular to each other. आर परपेंडिकुलर टू क्या बच्चे मेरे ईच अदर. ठीक हो गया. अब देखो ये एक सवाल पासवर्ड में आया था जिसमें कहा ही जा रहा था कि भाई दो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू निकालो. तो एक वेक्टर है उसमें कांस्टेंट है पी. अब देखो वेक्टर में कुछ कुछ जगहों पे नंबर्स की जगह पे पी लिखा हुआ तो आपको असल में पी की वैल्यू जो है निकालनी है और सॉल्व करना है. और पहले ही बता दिया गया कि दो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है. और ये बात हम लोग शुरू से जानते हैं कि भाई अगर किसी न्यूमेरिकल में आई और जे और के मौजूद हो तो ऑटोमेटिकली हमें क्या लेना होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है. समझे बात को. तो आपने दो वेक्टर्स लिख दिए. पहला वेक्टर है ए जो कि बराबर है 2i माइनस पी जे माइनस 3k के. दूसरा वेक्टर है बी जो कि बराबर है 2pi माइनस जे प्लस 3k के. आपको निकालनी है पी की वैल्यू. लगेगा डॉट प्रोडक्ट जो कि बराबर होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा. दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के. ठीक है बच्चों. अब देखो इस सवाल का एक मेरिट है, एक तरीका है. तो तरीका सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों की आंखों के सामने से गुजर जाए तो तुम लोगों को पे सॉल्व करना आ जाएगा. यही चीज़ें मैंने असाइनमेंट में दी हुई क्योंकि तकरीबन आज स्केलर वेक्टर खत्म हो चुका है. सिर्फ एक छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट रह गया है वो अगले हफ्ते कराऊंगा. फिर उसका असाइनमेंट जो अगले हफ्ते दे दूंगा. चलो भाई ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा लगा दिया. अच्छा जी. अब ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ पे कॉस की जगह पे 90 पुट करूंगा तो बेटा कॉस 90 जीरो हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली ए डॉट बी की जो वैल्यू है बच्चों को क्या आ जाएगी, जीरो. अब ए की जगह ए को रखो, बी की जगह बी को रखो. ए की जगह पे क्या आएगा 2i माइनस पीजे प्लस सॉरी माइनस है यार माइनस का 3k जो कि डॉट हो जाएगा बच्चे 2pi माइनस जे प्लस 3k से. और ये सब बराबर हो जाएंगे किसके बच्चे, जीरो के. अब डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता है ना. क्या मसला है इसमें, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से मल्टीप्लाई करें, के को के से मल्टीप्लाई करें. 2 इंटू 2p तो ये क्या बन जाएगा. सर आप अटक गए. मैं अटक गया. आप ही मैं चल रहा हूँ नहीं चल रहा बच्चों, मैं चल रहा हूँ नहीं चल रहा. नहीं बैठा तो हूँ मतलब वीडियो तो नहीं चल रही ना. वीडियो तो नहीं अटक रही. नहीं चल रही सर. भाई कौन बच्चा ही मेरे नेट को कार रहा है. चल रही है. कौन है ये अटक रहा है. भाई अपना नेट सही कराओ. अटक रहे हैं बात है सुनो जरा. हाँ भाई 2 2 जा 4p माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस p इंटू जे. पी वन जा क्या हो जाएगा p माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0. ठीक हो गया. खत्म मैथ सब. तो ये p और ये p ऐड हो सकता है तो क्या आ जाएगा 5p माइनस 9 इज इक्वल टू 0. p की वैल्यू निकालोगे तो 9 को उधर फेंको. ये बन जाएगा 9/5 और ये आ गई p की वैल्यू. खत्म कहा है. बस ये एक सवाल एक मरतबा आए थे. बस ना से काम होता है. सही एक सॉल्व करने का तरीका है. बस हमने सॉल्व करा दिया और ये हमारी कहानी मुक गई. जल्दी से कॉपी करें फिर इंशाल्लाह भी हम नया टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं. जल्दी जल्दी शाबाश. हाँ बच्चों हो गया. आगे चले. आ जाओ. तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया. हर तरह के न्यूमेरिकल करा दिए. अब आप जो नोट्स के सारे न्यूमेरिकल हैं सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे और मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा
वो एज इट इज हो जाएगा, उसमें इसी तरह के सवाल होंगे, वैल्यूज अलग होंगी। तो आपने देखा होगा मैंने बुक के सवाल आपको बहुत कम करवाए, और बुक जैसे सवाल जो पास पेपर में आए थे वो बहुत सारे करवाए। कम से मुराद होता बुक वाले सवाल एज इट इज बुक वाली वैल्यू वाले नहीं करवाए, क्योंकि वो मुझे टेस्ट में करवाने होते हैं। तो मैंने एक तरफ या तो पास पेपर कराया था या बुक कराया था, लेकिन काम वो पूरा हो जाता है आपके पास। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये पूरा काम खत्म हो गया। पी का मैंने सवाल आपको एक करवा दिया, अब तरीका समझ जाएगा। और जब आप असाइनमेंट करने बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा होगा, यार ये सवाल अभी प्रैक्टिस नहीं किया। फिर आप कॉपी खोलेंगे, कॉपी का सवाल देखेंगे, फिर असाइनमेंट का सवाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी जो है खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। सही है जी, क्लियर होगी सारी बातें। आओ भाई आगे चलते हैं। यहाँ तक का पूरा काम जो है वो हो चुका, और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की सारी कहानी हमने खत्म कर ली थी। अब जो है बच्चे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास एक दूसरी मल्टीप्लिकेशन जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। नाम क्या है सर, प्लीज अपलोड। बेटा कर दिए मैंने सुफियान, सारे अपलोड हुए हैं। देखोगा मैं अगर अभी जाके देखूं फिर FB पे, तो मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गई थी इसकी। रुक जाओ मैं तुम लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। मैंने अभी क्लास से पहले, मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैंने सब बैठ के अपलोड मारे हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बॉयज। हाँ भाई, 3-4 दिसंबर के फिजिक्स और कंप्यूटर के लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी। अभी आप खोल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बस वो देख लेना। हाँ भाई, अब जरा बात शुरू करते हैं इस चीज की जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जी? क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और आंसर स्केलर नहीं आएगा बल्कि वेक्टर ही आएगा। तो डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसकी, डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है, द मल्टीप्लिकेशन इन विच। अब इसको ढंग से सीखो भाई, क्योंकि आप मुझे जो है सेकंड ईयर में भी इसको एज इट इज यूज कराना पड़ता है। तो सेकंड ईयर वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ भाई हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो जिस बच्चे ने याद ढंग से किया हुआ होता है उसको याद आता है, बड़ी वहाँ पे आसानी से काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं जो असल में इसकी एप्लीकेशन है। तो ये सेकंड ईयर में यूज होती है मैग्नेटिज्म में हमारे पास। द मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट in which the product obtained is a vector quantity is called क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, से हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चे? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक हो गया? चलो भाई, पहले तो डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एकदम कहानी शुरू करूंगा। और जब तक क्लास चल रही है जब तक मैं बोलता रहूंगा समझाता रहूंगा, फिर एक साथ आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा। जल्दी जल्दी कॉपी कर लें फटाफट। हाँ भाई, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का काम क्या होता है। आए जरा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे कोई बच्चा ही बताए, हम डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाला करते थे? डॉट प्रोडक्ट निकालने की वजह क्या थी? जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो हम एक वेक्टर का दूसरे पे क्या निकालते थे और दूसरे वेक्टर का पहले पे क्या निकालते थे? गुड, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ठीक है। उस प्रोजेक्शन का मतलब होता था इफेक्ट, फर्स्ट वेक्टर का इफेक्ट सेकंड पे या सेकंड वेक्टर का इफेक्ट फर्स्ट पे, ऐसी था। ये बात कही थी ना कि दूसरे को बनाने में पहले का कंट्रीब्यूशन, पहले को बनाने में दूसरे का कंट्रीब्यूशन, या सेम डायरेक्शन में पहले का कितना इफेक्ट है दूसरे का कितना इफेक्ट है। वो 3 और 4 की एग्जांपल दी थी मैंने, याद आ रहा है? कुछ दिमाग में बैठ रहा है? गजनी तो नहीं होगा तुम लोग सब? चलो, याद आ रहा है, याद आ रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, उंगलियां नहीं काम कर रही, टाइप नहीं हो रहा बच्चों से बस। अच्छा जी, अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है?
बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें यूज करना होता है या मालूम करना होता है एरिया। क्या मालूम करना होता है? एरिया। ठीक है। अच्छा, एरिया जो है ना, एरिया की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। कभी हमने सुना नहीं, कभी सोचा नहीं, लेकिन एरिया की भी अपनी डायरेक्शन होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका हाथ है, अजीब सा हाथ है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और आप उसको लानत दे रहे हैं इस तरह से, तो देखें आपकी जो लानत होती है उसकी शक्ल पे यूं जाती है ना इस तरह से, ये लानत है। दिस इज बेसिकली दी लानत। और ये आपके हाथ का एरिया है। तो जो लानत है उसकी डायरेक्शन आपकी सरफे आपके हाथ की सरफेस से कितने डिग्री पर है? ये देखो 90 डिग्री पर है। ऐसा हो रहा है, ये देखो। अब देखो, तभी मैंने हाथ थोड़ा बराबर में बनाया था कि तुम लोग अपने ऊपर सपोज ना करो। तो देखो सरफेस की जो डायरेक्शन है एरिया से, वो कितने पर है? 90 डिग्री पर है। उसका मतलब पता ही चलता है कि अगर आपको किसी एरिया को देखना हो तो उस एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर होती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है। ठीक है जी, बोर्ड लगा हुआ है। अब बोर्ड पे लिखा हुआ है ये। अब मुझे बताओ, अगर आप यहां से देखोगे तो क्या आपको लानत पूरा नजर आएगा? नहीं, आपको सिर्फ टी ए नजर आएगा। आप यहां से देखोगे तो क्या आपको लानत पूरी रिसीव होगी? नहीं, आपको सिर्फ एल ए रिसीव होगा। लेकिन अगर आप यहाँ सामने से देखो, इस जगह से, तो आपको बिल्कुल पूरा साफ लिखा हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये पूरा एरिया तब नजर आता है जब आप इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आके देखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो असल में एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के पैरेलल नहीं होती, बल्कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मैं हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूँ भाई, आपकी डेस्क होती है, उसका एक एरिया होता है, एक टेबल होता है, उसका एरिया होता है। आप टेबल में सामान रखते हैं, टेबल पर सामान रखते हैं, तो आपका लाजमी तौर पर जवाब होगा कि पर सामान रखते हैं। तो पता चलता है एरिया की जो डायरेक्शन होती है सरफेस के पैरेलल नहीं होती, बल्कि क्या होती है बच्चों? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। गेटिंग दिस? तो पता ही चलता है कि अगर हम करें क्या, हम दो वेक्टर्स उठाएं। हम क्या करें, दो वेक्टर्स उठाएं। जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये है वेक्टर ए, ठीक हो गया। और इसकी टेल से मैंने दूसरा वेक्टर बना दिया। सर टेल से क्यों बनाया? क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था हेड पे टेल रखूंगा तो एडिशन, टेल पे टेल रखूंगा तो मल्टीप्लीकेशन। हर चीज तुम लोगों को सिखा दी है। अब जो जितना ज्यादा रिटेन कर सकेगा आगे आने वाली जिंदगी में उसको उतना ही फायदा होगा भाई। तो ये आपका वेक्टर है, ठीक हो गया। और इसके दरमियान जो एंगल है वो है ए से लेके बी तक, और इसकी डायरेक्शन क्या है? थीटा है। ठीक हो गया भाई, क्लियर है? अब आगे लेके चलते हैं इसको। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बच्चों, किसी को, मैं अब तुम लोगों को एक सवाल, एक काम करके दिखाता हूँ, फिर मुझे बताना कि आपके पास ये किस वेक्टर की एग्जाम्पल है। मैं करता क्या हूँ, मैं इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर मैंने यहाँ बनाया है, इसके पैरेलल एक और वेक्टर बनाता हूँ। ये मतलब इसी वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बनाता हूँ। तो देखो, मैंने इस वेक्टर ए के जैसा एक और वेक्टर यहाँ पे पैरेलल बना दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट ए जैसा। और मैंने इस वेक्टर बी के जैसा भी एक वेक्टर यहाँ पे बना दिया, बिल्कुल पैरेलल बी के, और बी जैसा ही है। तो असल में ये क्या बन गया? ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया ना ये। चार साइड्स होती हैं जिसकी साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। मैथ्स में पढ़ा है यार, तुम सबने पढ़ा है। हर नालायक ये पढ़ के जरूर आता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, मैथ्स वाले सिखा के भेजते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने हरकत करी कि मैंने एक वेक्टर को उठा के पैरेलली मूव करा दिया, एक वेक्टर को उठा के पैरेलली मूव करा दिया, ये कौन सा टाइप ऑफ वेक्टर यूज किया मैंने? बता सकता है कोई? ये मैंने वेक्टर ही कौन सी टाइप मूव की है, कौन सी टाइप यूज की है? नेगेटिव, नल, पोजिशन, फ्री या यूनिट? गुड, सही जवाब है फ्री वेक्टर। गुड। हाँ भाई, तो ये मैंने यूज किया है क्या? यहाँ पे मेरा फ्री वेक्टर यूज किया है। और फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो पैरेलली मूव कर सकता है। सब चीजें लिंकअप हो गई, अच्छी बात है। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर आप इस वेक्टर को इस वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसके दरमियान में आने वाली सारी जगह का एरिया मिल जाएगा। सारी जगह कवर कर लेंगे आप। और जब आप ये सारी जगह कवर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर करके, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों मेरे? एरिया मिल जाएगा। और अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस एरिया की क्या डायरेक्शन होगी, तो हाँ, इस एरिया की डायरेक्शन होगी, और इस एरिया की डायरेक्शन होगी सरफेस से परपेंडिकुलर। तो अगर ये पैरेललोग्राम है मेरा और मुझे इसको देखना है, तो मैं ऊपर से जाके देखूंगा ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस पैरेललोग्राम की डायरेक्शन आएगी। सही बात है ये।
और इसी एरिया को निकालने के लिए हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस वेक्टर ए का और बी का डॉट लूं तो मैं बी का साया ए पे गिराऊंगा, तो वो तो इफेक्ट निकालना हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी और ए को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूं तो अब मुझे इनके दरमियान का जो रीजन होगा ना, जो एरिया होगा, वो मिल जाएगा। और उसको देखने के लिए मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा जो इनकी सरफेस के पैरेलल नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे होगा बच्चों, मेरे परपेंडिकुलर होगा। ठीक बात है, क्लियर है। अब परपेंडिकुलर की मिसाल मैं इस तरीके से दे देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर ये ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ये बी जो है बच्चों वो जेड एक्सिस पर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो एरिया आपको मिला है ये कौन सी एक्सिस पे होगा? गुड, वाई एक्सिस पे होगा। और आप सब जानते हैं वाई, ए और जेड आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक होगी सारी बातें। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट असल में किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एरिया को। और एरिया के बारे में मैंने बार बार बोल दिया, सबको बोल दिया, सबको याद हो जाना चाहिए कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस से कहाँ होती है? पैरेलल या परपेंडिकुलर। ये लालच वाली एग्जांपल याद रख लेना, इंशाल्लाह सब याद हो जाएगा। समझ में आई सारी बातें? ठीक हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है जी, क्लियर है। अब देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। भाई मैंने आपको ये बता दिया कि सर ये परपेंडिकुलर है, आपने मान भी लिया कि हाँ भाई चलो सर कह रहे हैं तो होगा, अब्बू कह रहे हैं तो होगा, रूहानी अब्बू कह रहे हैं तो होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ये पैरेलल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना दूं, सुनना भाई लॉजिकल बात है, मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाऊं तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो मैंने नीचे क्यों नहीं बनाया, ऊपर ही क्यों बनाया? नीचे भी तो हो सकता है। भाई फॉर एग्जाम्पल सही है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको निकालने का एक रूल है, इसको निकालने का एक रूल है, और वो रूल क्या होता है? उस रूल को कहते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया। इसके लिए हमारे पास एक रूल है, एरिया लिखा है यार, ये मैंने चाइनीज में लिख दिया। इसका एक रूल है, इसको कहते हैं सीधे हाथ का रूल, राइट हैंड रूल। क्या कहते हैं भाई? सीधा हाथ चलाना है आपने। एरिया परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, पैरेलल थोड़ी होगा, लाइबा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हाँ भाई। तो रूल का नाम क्या है? राइट हैंड रूल, सीधा हाथ। सीधा हाथ आपको यूज करना है। अब देखो मैं तुम लोगों को इस तरह समझाता हूँ। ये दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, जिस तरह से मैंने डायग्राम में बनाया ना, बिल्कुल वैसे। अब राइट हैंड रूल, सीधा हाथ भी उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ ये कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर आपको एरिया की डायरेक्शन निकालनी है कि भाई एरिया वर्टिकली अपवर्ड्स है या वर्टिकली डाउनवर्ड, होगा तो वर्टिकली, लेकिन अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड वो चेक करना है, तो आप करें क्या? आप इसे इतना सा काम करें, आप ये चेक करें कि वेक्टर्स किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी सी डायग्राम को देख लें तो मुझे बताएं मेरे वेक्टर्स किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? ए टू बी या बी टू ए? ये थीटा को देखो ना, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए टू बी जा रहा है ना, ए से शुरू होकर बी पे जा रहा है, तो ये ए टू बी है। बी टू ए भी हो सकता है, लेकिन अभी ये ए टू बी है। तो लेट सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक हो गया? तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि भाई अपनी उंगलियों को एंगल की डायरेक्शन में टर्न करें, जिस डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जैसी आपकी उंगलियां बंद होंगी आप अपने थंब को ओपन करें। अगर आपका थंब ऊपर है तो आंसर कहाँ आएगा? अपवर्ड्स, ऊपर आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर बना दूं, एक बना दूं ए और दूसरा बना दूं बी, और मैं ये बोलूं कि भैया मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो हो रही है ए से बी की तरफ, तो आपका आंसर कहाँ आएगा बच्चों मेरे? वर्टिकली अपवर्ड्स। सर अब जरा उल्टा भी करके दिखाएं, आओ जरा उल्टा करके दिखाते हैं तुम लोगों को। चलो भाई, फिर सीधे हाथ का रूल। अब जो आपका वेक्टर है वो बी से ए की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, पहले यहाँ से यहाँ गए तो आंसर ऊपर था, अब यहाँ से यहाँ आना है, तो देखो मेरी उंगलियां उल्टी तो मोड़ नहीं सकती, तो अब क्या करेंगे? अपने हाथ को उल्टा घुमाएंगे। ये देखिए, हाथ को क्या करा? उल्टा कर लिया। अब देखें बी से ए की तरफ आ गए, जैसे ही बी के ए की तरफ आके आपने थंब ओपन किया तो आंसर कहाँ आ रहा है? डाउनवर्ड्स। तो पता चला जब डायरेक्शन उल्टी हुई तो इनके दरमियान का जो एरिया था वो भी क्या हो गया? उल्टा। पहले आंसर अपवर्ड्स आ रहा था, अब आंसर कहाँ आ रहा है मेरे बच्चों? डाउनवर्ड्स आ रहा है। क्लियर होगी सारी बातें? तो इसे कहते हैं क्या निकालना? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना।
और राइट हैंड रूल असल में क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। ठीक हो गया बच्चों, तो उसके बारे में स्टेटमेंट लिख देते हैं, कर्ल योर right hand fingers in the direction of multiplication, यानी कि A से B या B से A, then your thumb will show the direction ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। असल में जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गया, तो ये लिख लेना भाई। आखिर में इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस काम को खत्म कर रहा हूँ। जिस तरीके से ए डॉट बी का फॉर्मूला था, ए डॉट बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी। अब तुम लोग मुझे खुद बता सकते हो, तुम लोग माशाल्लाह से इतने काबिल हो चुके हो, डॉट प्रोडक्ट में याद है पैरेलल मल्टीप्लिकेशन होती थी। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपके पास होती है परपेंडिकुलर मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है बच्चों, आप खुद देख सकते हैं यार, परपेंडिकुलर हो रहा है सब कुछ। तो यार परपेंडिकुलर की नहीं, ज्यादा अच्छा कौन है, कॉज या साइन? तो क्या यूज करूंगा, कॉज या साइन? जल्दी जल्दी बताओ। साइन यूज करेंगे, गुड, साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर आता है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो अब जो एक डॉट बी था वो बराबर होता था ए बी कॉस थीटा के। इसी तरीके से सर ये डेफिनेशन के फर्स्ट वर्ड में क्या लिखा, किस लिखा, कर्ल, कर्ल, कर्ल मतलब मोड़ना, उंगलियां टर्न करना। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब जरा फॉर्मूला देख ले, मैं इस पे जरा ध्यान देना चाह रहा हूँ। ये स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे, मैं भेज भी दूंगा आपको। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए क्रॉस बी असल में बराबर होता है, जिस तरह ए डॉट बी बराबर था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा के, इसी तरीके से बच्चों ए क्रॉस बी बराबर होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा के। समझ में आई सारी बातें, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब मसला ये है कि पहले आपके पास जो आंसर होता था वो स्केलर होता था, तो खाली इसमें मैग्नीट्यूड होता था और आप ए डॉट बी लिखकर कॉस थीटा लिख के जान छोड़ा लेते थे। लेकिन अब आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये इट सेल्फ एक वेक्टर है। और तुम लोगों को मैंने बहुत शुरू में बताया था बच्चों, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, वन इज व्हाट वी कॉल द मैग्नीट्यूड एंड अदर इज व्हाट वी कॉल द डायरेक्शन। तो कौन है तुम में से जो मुझे बताएगा कि डायरेक्शन की नहीं मैं क्या लिखूंगा उसके आगे, डायरेक्शन की नहीं कौन सा वेक्टर लिखते थे हम लोग, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम कम है। यू गुड, यूनिट वेक्टर। तो ये जो आपको मैंने लाइन बना के दिखाई थी ना, असल में ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ए क्रॉस बी को। और ये छोटा सा एक वेक्टर है जो कि है एक यूनिट वेक्टर, जो कि किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ए क्रॉस बी की। पोजीशन वेक्टर थोड़ी होगा मुस्तफा, वो तो पोजीशन बताता है ना, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। वो तो पॉइंट के बताता है, तो वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसके सामने हम ये लिखेंगे म्यू और इसके ऊपर लगा देंगे बर्थडे कैप, और ये है यूनिट वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने ए क्रॉस बी निकाला था ना, तो ये है ए क्रॉस बी, तो इसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर। और ये है बी क्रॉस ए, तो उसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, ऑटोमेटिकली नीचे होगा। समझे बात को मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस इस तरीके से हम लिखेंगे और ये बन जाएगा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। अच्छा भैया, अगर मैं इसका खाली मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डायरेक्शन गायब हो जाएगी, तो ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलो बस काम खत्म। असाइनमेंट का मैंने बता दिया बेटा, बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से कर लीजिएगा, आपका ही फायदा है भाई, मेरा तो टाइम ही लग रहा है पेपर बनाने में। तो हाँ भी क्या गया था, तो असाइनमेंट भी करना है आप लोगों को, तो बहुत ईमानदारी से कर लीजिएगा। अच्छा भी, कंप्यूटर वाली क्लास में आज उसमें ऑन करके, ऑन भी क्या करूँगा, मैं पेपर भेज दूंगा तुम लोगों को, और तुम लोग जो है वो सारे फंक्शंस जो मैंने तुम लोगों को कल सिखाया था उसको 2 और 3 सॉल्व करोगे, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह को करे इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर हम लोग वन एंट्रेंस इंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, चलो भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी